स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने स्वरों का अध्ययन किया था। आज हम आपके सामने एक नई सूचना के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, लेकिन एक नई सूचना की तरह है कि 22 अगस्त 2024 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक निर्णय लिया था, जिसके अनुसार अब हिंदी वर्ण में जो पहले हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण हुआ करते थे, एक विशिष्ट व्यंजन को जो ऐड किया गया है, इसमें जोड़ा गया है, जिसको ये मराठी बोली से मूल रूप से लिया गया है। इसको ला की तरह उच्चारण करेंगे, आप देख रहे होंगे। तो अब इसको जोड़कर कुल जो वर्णों की संख्या है हिंदी वर्णमाला में अब 53 हो गई है। तो ये नई जानकारी है और आपकी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अब हम लोग जो है जो स्वरों का जो भाग छूटा हुआ था उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे जो मानक स्वर हैं वो 11 हैं और 2 हमारे अं और आहा। अं और आहा जो है ये क्या है? ये अयोगा है। अयोगा मतलब जो न स्वरों के साथ जुड़ते हैं न व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन कुल वर्णमाला में जोड़े जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं अयोगवा, जो योग ना होते हुए भी जिनका वहन किया जाए। अब इसमें देखते हैं, एक तो अंग है, दूसरा आहा है। अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम लोग विसर्ग कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हम लोगों ने देखा था कि जो ऋस्व आ है, ऋस्व ई है, और ऋस्व उ है और री है, ये 4 जो वर्ण हैं, ये 4 स्वर वर्ण हैं, इनको कहते हैं ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर या मूल स्वर। अब जो इसमें आ है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये दीर्घ स्वर है। इसके अलावा जो हम अंडरलाइन करके रखे हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर इन्हें क्यों कहते हैं? संयुक्त स्वर इन्हें इसलिए कहते हैं, आप देखेंगे ध्यान से, तो आ और ई के योग से ए बनता है, आ और ए के योग से ऐ बनता है, आ और उ के योग से ओ बनता है, और आ और ओ के योग से अ बनता है। अब एक चीज और जो नई चीज है जो आप ध्यान दे सकते हैं कि हम देख रहे हैं, देखो आ और ओ के योग से अ बनता है। तो अगर हम मैथ की तरह इसको देखें तो ये जो आ, ओ और अ है, तो इसमें हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो इक्वेशन या समीकरण कह सकते हैं, ओ है, आ प्लस उ इक्वल टू ओ हुआ है। ओ की जगह में हम क्या रख सकते हैं? आ प्लस उ, ये वाला इसमें पुट कर दिए, वैल्यू रख दिए। तो क्या हुआ? ये आ और ये आ दीर्घा हो गया और प्लस उ, तो औ, यानी दोनों बातें सही हैं। औ ऐसे भी बन सकता है और औ ऐसे भी बन सकता है। तो ये आपके लिए नई जानकारी हो गई कि आ दीर्घ आ और उ के योग से भी अ बन सकता है, और ह्रस्व आ और ओ के योग से भी अ बन सकता है। तो ये स्वरों पर हमारी बात थी। अब स्वर में हम स्वर को हम लोग समाप्त करके, क्योंकि काफी इस पर बात हो गई थी, अब हम लोग आज व्यंजन की बात करेंगे। तो व्यंजन में हम देखते हैं कि व्यंजन क्या है, स्वर क्या है। स्वयं राजन्ते स्वर, जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, बिना किसी के सहयोग से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं ध्वनियों को। अब व्यंजन क्या है? जो स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। जैसे हम क लिख रहे हैं, जैसे अगर हम व्यंजन क लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क और प्लस आ, तो इसमें स्वर के सहयोग से हम इसको उच्चारण करते हैं। तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले अगर हम व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजनों की अगर कैटेगरी देखी जाए तो पहले तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग क्या है? पहला वर्ग जो स्टार्टिंग में, तो जो वर्ग जिससे शुरू होता है उसी को वो वर्ग कहते हैं। जैसे कावर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तावर्ग और पावर्ग। कावर्ग के अंतर्गत कौन कौन से हो जाएंगे? कावर्ग के अंतर्गत हो जाएगा क, ख, ग, घ, ङ, मतलब जब हमने कावर्ग कहा तो 5 आ गए, चवर्ग कहा तो ये 5 आ गए, टवर्ग कहा तो ये 5 आ गए, उसी तरह तावर्ग और पावर्ग। तो ये कुल कितने हो गए? 5 हर वर्ग में हो गए, 5 वर्ग हैं तो 25 हो गए। तो 25 जो वर्ण हैं इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। स्पर्श वर्ण भी स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इनको दूसरा कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं?
क्योंकि ये वर्ग के व्यंजन है, मतलब 5 वर्ग में और 5 वर्ग में आते हैं, इसलिए वर्गीय व्यंजन। ये 25। इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र होता है कि कादयो मावसाना स्पर्श, मतलब का से प्रारंभ होने वाले और माँ के अवसान में समाप्त होने वाले, यानी का से माँ के बीच में जितने भी ये का से लेके माँ तक के व्यंजन है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहने का कारण यह है, स्पर्श मतलब ये हमारे मुख विवर में कहीं ना कहीं स्पर्श होके उच्चरित होते हैं, तो ये स्पर्श व्यंजन हो गए। इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद हम देखते हैं कि य र ल व। य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। इसमें जो या है और व है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हम देखेंगे, हमें लिखना है गायिका, ऐसे हमने गायिका लिखा, तो आप देखेंगे इसको हम गायिका, मतलब ऐसा लगता है या को हम ई की तरह उच्चारित कर रहे हैं। तो इसी तरह भावुक, भावुक ऐसा लगता है ऊ को इस ऊ की तरह हम लोग उच्चारित कर रहे हैं, तो ये इनको अर्धस्वर कहते हैं। तो हिंदी में 2 अर्धस्वर हैं, एक या है, दूसरा व है। तो अर्धस्वर हो गया, अंतस्थ हो गए। अंतस्थ के बाद ये है, अंतस्थ का मतलब ये है कि हमारे मुख विवर में अंदर से इनका उच्चारण हो रहा है, मुख विवर के अंदर से इनका उच्चारण हो रहा है, कहीं स्पर्श नहीं कर रहे हैं। उसके बाद होता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन भी होते हैं जिनमें जीभ स्पर्श तो नहीं करती, लेकिन एक अवरोध उत्पन्न होता है, और इस अवरोध के होने की वजह से एक गर्म हवा मुंह से निकलती है इन वर्णों के उच्चारण में। कौन से? श, स, स, ह। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। उसके बाद संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। वैसे तो संयुक्ताक्षर बहुत होते हैं, अगर देखा जाए तो अनगिनत है हिंदी में, लेकिन यही 4 हैं जिनको मान्यता मिली। आप एक संयुक्ताक्षर बहुत चर्चित आप देखते होंगे, दया, तो ये कैसे बनता है? आधा का और या मिलकर, लेकिन इसको वैसे मान्यता वर्ण के क्रम में नहीं जोड़ते। तो ये आपका छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्ताक्षर इसलिए कहते हैं कि 2 व्यंजनों के संयोग से ये बनते हैं, तो संयुक्ताक्षर होते हैं। उसके बाद आपके होते हैं उच्छिष्ट, उच्छिष्ट द्विगुण या ताड़न्य, जिसमें ड़ और ढ ये हो जाते हैं। उसके बाद एक विशिष्ट व्यंजन है, ये आपका जिसको ला की तरह उच्चारित करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, इस तरफ अगर देखें तो इसकी एक ट्रिक होती है कागज खफा। क्या होती है? कागज खफा। तो ये आगत वर्ण होते हैं, अलग, इनको अलग कैटेगरी में किया। का, ख, ग, ज, फ, का, ग, ज, फ, ख, फ, ये पूरे मिल जाएंगे कागज खफा से। लेकिन एनसीईआरटी केवल 3 को मानती है आगत वर्ण। इनमें इनकी पहचान क्या है? इनमें नुक्ता होते हैं, और ये विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं, वर्णमाला में इनको नहीं जोड़ते हैं। तो इनमें नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है, ये नुक्ता है, नुक्ता जो पहले बिंदी रखती है। तो ये हो गए एनसीईआरटी 3 मानी किसको? खा, जा और फा को। और वैसे सामान्यतः 5 होते हैं। तो अगर एनसीईआरटी अनुसार पूछा जा रहा है तो आप 3 लगाएंगे विकल्प में, और वैसे सामान्यतः पूछा जा रहा है तो आप 5 सही करेंगे। तो इस तरह अगर हम संख्या की बात करें व्यंजनों की, तो 25 स्पर्श हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 4 संयुक्ताक्षर हो गए, और एक आपका ये 2 ताड़नजात हो गए, 2 ये ताड़नजात हो गए, और 2 ताड़नजात के अलावा एक ये विशिष्ट हो गया, और 2 ये अयोग हुआ। इन मिला के, इनको सबको मिला के हम देखेंगे तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 53 हो जाएंगे। कैसे? देखो, ये 25 4 ऐड करेंगे, 25 4, और ये 4 ऊष्म और 4 संयुक्ताक्षर और 4 संयुक्ताक्षर के बाद हम देखेंगे कि 2 ताड़नजात, 2 ताड़नजात, एक स्पेशल जो विशिष्ट व्यंजन है, विशिष्ट व्यंजन के बाद हम देखेंगे, और 2 अयोग। इनको आप जोड़ लीजिए, और इसके अलावा 11 स्वर। तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा? 52। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका
अब संयुक्ताक्षर जो है, हम संयुक्ताक्षर के बारे में देखते हैं कि संयुक्ताक्षर जो है कैसे बनता है। तो संयुक्ताक्षर में हम देखते हैं कि जैसे 4 हैं संयुक्ताक्षर, कौन कौन से? एक तो छ, त्र, ज्ञ, श्र। अच्छा कैसे बनता है? ये छतरी छा कैसे बनता है? का और मूर्धनि ष। त्रा कैसे बनता है? त और रा। इसमें अगर और इसका विच्छेद करना चाहो तो हल लगा के इसको और जोड़ सकते, आ निकल आएगा, हल लगा के आ निकल आएगा इसमें। उसी तरह ज्ञ, इसको ज्ञ, तो ये कैसे करोगे? आधा ज और य। अब अगर यहाँ ऐसे लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर और बढ़ाना है तो हलंत और हलंत। वैसे आप लोग दोनों तरह से जाएंगे। श्र जो है श्रमिक का, तो ये तालव्य श और र। इसमें यदि आप हलंत लगाएंगे तो आप निकल जाएंगे। अब दोनों तरह से जाएंगे, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, और अगर आप हटाएंगे सबसे लास्ट में तो फिर क्या करेंगे? लास्ट में हलंत को हटाना पड़ेगा सबसे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दो अक्षरों यानी दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, दो तरह से पूछा जाता है। इसमें आ जोड़कर भी तो हलंत आ जाएगा, अगर आ नहीं जोड़ेंगे तो हलंत नहीं रहेगा लास्ट में। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और हम व्यंजनों का विभाजन कैसे कर सकते हैं। तो ये आधार होगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं व्यंजनों का विभाजन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और अगर हम व्यंजनों का विभाजन करना चाहें, एक तो पहले समझ लीजिए हिंदी देवनागरी लिपि में ये और ये, क्योंकि ये होती है, इसको कहते हैं शिरोरेखा। जैसे हमने का लिखा ऐसे लिखते हैं, तो ये जो है ये क्या है? ये है शिरोरेखा। शिरोरेखा ये हम देखेंगे, ये हो गई आपकी शिरोरेखा। उसके बाद ये हो गया आपका खड़ी पाई, इसको कहते हैं खड़ी पाई। खड़ी बोली को जो खड़ी बोली कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि खड़ी बोली में खड़ी पाई ज्यादा आती, गया, खाया, पिया, तो बड़ा आया, खड़ी पाई अधिक आती है, इसलिए खड़ी बोली कहते हैं। तो ये खड़ी पाई, ये शिरोरेखा। शिरोरेखा को कई चिंतकों ने इसकी आलोचना भी है कि हिंदी में अनावश्यक सजावट के लिए प्रयुक्त होती है, तो इसको हटा देना चाहिए क्योंकि ये लिखने के फ्लो को कम करती है। तो ये शिरोरेखा और ये खड़ी पाई। अब इसमें एक 4 चिन्ह होते हैं, आप देखेंगे। जैसे हम ताड़न जात पढ़ रहे हैं या नुक्ता देख रहे हैं, अंतर क्या? देखो ये जो ऊपर लगती है इसको कहते हैं अनुस्वार। आपको सबको पता होगा अनुस्वार। जैसे अंगूर लिखना है, अंगूर, तो क्या होगा? ये अनुस्वार। आप अगर लिखेंगे तो यहां लग जाएगी तो क्या होगा? तो इसको क्या कहेंगे? तो ये होता है, इसको कहेंगे विसर्ग चिन्ह। तो इसको विसर्ग चिन्ह कहेंगे या पंचमाक्षर कहेंगे। पंचमाक्षर है ना? तो इसको विसर्ग चिन्ह नहीं, इसको कहेंगे पंचमाक्षर। विसर्ग चिन्ह लोगे, विसर्ग चिन्ह तो ये होता है, इसको कहेंगे पंचमाक्षर। ठीक है, इसको कहेंगे पंचमाक्षर, इसको पंचमाक्षर कहेंगे। और ये कहाँ लगता है? ये गोलंगा में लगता है, यहाँ ऐसे साइड में लगी, ये ऊपर अंग और ये। अब एक तीसरा जो मात्रा होती है, अगर ये पंचमाक्षर, अगर यही नीचे लगा दिया इसको यहां पे, तो ये क्या है? तो ये ताड़न जात हो गया। जैसे ये ड में लगता है, ताड़न जात हो गया। और अगर ये पहले लग जाएगा तो इसको कहते हैं नुक्ता।
अब मैंने एक ही व्यंजन में सारी लगा दी है, ऐसा नहीं होता, एक में एक ही लगेगा, लेकिन अब चूंकि समझाने के लिए मैं लगा दिया है। तो नुक्ता क्या है? अब नुक्ता जो ये आगत व्यंजन है, आप देख रहे हैं 5 का, ख, ये नुक्ता वाले, या फ, ये जो अरबी फारसी से आए हैं, तो ये जो इधर लगा होता है इसको नुक्ता कहते हैं। इसको लगाने का सबसे पहले, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो इसको लगाने का सुझाव जो है वो शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने। किसने? शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने, है ना, सितारे, इन्होंने इसका सुझाव दिया था, इसमें जो है नुक्ता लगना चाहिए। ठीक है, नुक्ता लगना चाहिए हिंदी में। शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इनको इस सलाह दी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर लगेगा तो अनुस्वार, यहाँ सामने लगेगा तो ये पंचमाक्षर चिन्ह है ना। विसर्ग मैंने गलती से कह दी, तो विसर्ग में पंचमाक्षर, और ये हो गया आपका नुक्ता, ये हो गया आपका ताड़न जात, है ना, उच्छेद या द्विगुण व्यंजन का चिन्ह, और ये नुक्ता है जो पहले लगता है, यानी व्यंजन जो वर्ण के पहले लगता है नुक्ता, नीचे जैसे लगता है ताड़न जात, जो उसके बगल में लगता है इधर, है ना, दाहिनी तरफ, वो हो गया आपका पंचमाक्षर, और सबसे ऊपर अनुस्वार। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे व्यंजनों की और समझ बढ़ाते हुए। तो व्यंजनों को का अगर हम विभाजन देखेंगे, तो व्यंजनों का विभाजन अगर हम, एक तो हो गया पहले आधार पर हमने देख लिया कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार अगर देखेंगे, तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार एक तो स्पर्श हो गए, अंतस्थ हो गए, ऊष्म हो गए, और जो मूल अगर व्यंजनों की हम बात करेंगे तो 25, 4 और ये 4, मतलब 33 व्यंजन ही हुए। 33 ये और 11 स्वर, मतलब 44 ही टोटल हुई। और ये इनको चूंकि संयुक्ताक्षर, इनको मूल जो है व्यंजनों में नहीं माना जाता, क्योंकि मिलकर बनते हैं, लेकिन कुल में जोड़े जाते हैं। अब आप देखेंगे कि मूल वर्ण कितने हो गए, तो मूल वर्ण हो गए 11 स्वर, और व्यंजन कितने? व्यंजन हो गए 33 कौन से? तो 25 स्पर्श, 25 स्पर्श, और 4 अंतस्थ, और 4 ऊष्म, तो ये हो गया 33। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। और ये 4 क्यों नहीं जोड़े गए? क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है और 2 व्यंजनों के योग से बन जाते हैं। और ताड़न जात भी इसमें नहीं जोड़े थे, और विशिष्ट व्यंजन अलग से एक कैटेगरी होगी जो कुल में जोड़ा जाएगा। अब ये हो गया। अब हम अध्ययन की सुविधा के अनुसार अगर देखें तो 3 तरह के हो गए व्यंजन। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, और तीसरा ऊष्म। ये हो गया अध्ययन की सुविधा के अनुसार भेद व्यंजन की। व्यंजन के भेद किससे? अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की सुविधा। अब दूसरा हम देखेंगे प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, या हम देखेंगे कंपन के आधार पर। जब हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें कंपन होता है, तो कंपन के आधार पर हम विभाजन देखेंगे तो कैसे? तो कंपन के आधार पर अगर हम देखें तो एक तो होता है घोष या कंपन के आधार पर। घोष क्या है? जैसे हम कहते हैं घोष मतलब नारा लगाना, एक तरह के तेज आवाज में, तो उससे क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है मुख्य वर्ग में। तो घोष के आधार पर एक तो होते हैं अघोष, एक होते हैं अघोष। पहला टाइप हो गया अघोष, पहला टाइप हो गया, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप हो गया कंपन के आधार पर, घोष के आधार पर। पहला अघोष और दूसरा घोष। और घोष को ही सघोष कहते हैं, कंफ्यूज करता है एग्जाम में, लेकिन सघोष और घोष एक ही बात है। तो पहला हो गया ये कंपन के आधार पर, दूसरा टाइप अगर कह लो तो कंपन के आधार पर या घोष के आधार, कंपन या घोष के आधार, कंपन के आधार, घोष के आधार, कंपन या घोष के आधार।
ये कंपन या घोष के आधार पे हो गए। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अघोष क्या होता है? अ माने नहीं, घोष माने जिसमें कंपन नहीं होता, स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन या वाइब्रेशन नहीं होता, और घोष जिनमें कंपन होता है जिनके उच्चारण में। अब आप ऐसे ही देख लीजिए कि एकदम ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इनमें जो है कंपन किनमें नहीं होता, तो पहला दूसरा आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण होता है, और ये तीनों जो श होते हैं, शकार, प्रत्येक पहला दूसरा मतलब ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग कर लीजिए। तो वर्ग कितने हैं यहाँ पर? यहीं तक तो है ये, तो हम यहीं तक देख रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी क खा, क खा, देखो क खा, च छ, ट ठ, त थ और प। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी वर्ग का पहला और दूसरा, और तीनों श और श, तीनों श, तालव्य, मूर्धन और दंती, तीनों श, ये अघोष है। बाकी सभी घोष, बाकी सभी घोष समझ गए। इनको ये दो ये छोड़ दीजिए शुरू के, और ये तीनों श छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो भी हैं सब क्या है? सब घोष है। सभी स्वर क्या है? घोष। सभी स्वर क्या है? सभी स्वर घोष, सभी स्वर घोष। तो ये समझ में आ गया होगा। तो जितना याद कर लीजिए। इसकी ट्रिक है अघोष की कि 12 12 ऐसे 60 में याद कीजिए 12 और तीनों श, ये तीनों क्या है? अघोष है। बाकी सभी घोष। और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, अघोष एक याद करना, एक उन्हें याद। अघोष 12 मतलब पहला दूसरा वर्ग का क ख च छ ट ठ त थ प। उसके बाद वर्ग नहीं है, केवल पा तक ही वर्ग होता है, क्योंकि 5 का ग्रुप है ना, तो वहीं तक वर्ग है। तो ये घोष है। और बाकी सब क्या है? बाकी सभी जो है घोष हैं, और ये अघोष हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श। उसके बाद आता है एक और कैटेगरी होती है इसको बांटने की, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर स्वरूप कम खर्च हो रही प्राणवायु, अधिक हो रही। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, अब प्राणवायु की मात्रा के आधार पर जब देखेंगे तो हो जाएंगे आपके अल्प प्राण, और दूसरे हो गए, पहला टाइप हो गया अल्प प्राण, दूसरा टाइप हो गया महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है? तो आप देखिए, ध्यान से देखिए कि जब हम उच्चारण करते हैं क ख ग घ अं, आप देखिए जो क एकदम हल्के से बोलते, ख में हमें डाउन करना पड़ा। ऐसा लगा इस सांस को हमने कैसे किया, अ क ख ग घ, ऐसा लगता है ऐसा डाउन करना पड़ता। तो क ख ग घ, तो प्रत्येक वर्ग का आप देखेंगे पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है। क ख ग, क ग और अंग कम प्राण खर्च हो रहा है, कम वायु खर्च हो रही, और ख और घ दूसरे चौथे में अधिक खर्च हो रही। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा 24 से समझ लेंगे, दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है, और जो ऊष्म होते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए 24 ऊष्म महाप्राण। 24 जो है मतलब दूसरा चौथा प्रत्येक वर्ग का, और जो ऊष्म व्यंजन है वो सब क्या है आपके मतलब दूसरा चौथा और जो ऊष्म व्यंजन है आपके, वो सब क्या हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके महाप्राण, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे?
अल्पप्राण हो जाएंगे। दूसरा चौथा कौन है, ऊष्म कौन कौन से हैं, ये है आपके श श श ह। तो ये ऊष्म हो जाएंगे। तो ये महाप्राण हो गए, दुनिया हो गई। जैसे का, जैसे महाप्राण को दूसरा चौथा मतलब ख घ छ झ ठ ढ और थ ध फ भ, ये जो है ऊष्म हो गए। और इसके अलावा ये जो है महाप्राण हो गए और बाकी ऊष्म मतलब श स स महाप्राण हो गए। अब हमने समझ लिया अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण बाकी विशेष बचे सभी अल्पप्राण है, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं, एक याद करो दूसरे याद करने की जरूरत नहीं है, लोड नहीं लेना है। एक महाप्राण याद हो गया तो अल्पप्राण अपने आप याद हो जाएगा, बाकी सब इसमें आएंगे। इस कैटेगरी में दो ही कैटेगरियां हैं। जैसे आप लिंग पढ़ते हैं तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, अगर आपने पुल्लिंग पहचान लिया तो बाकी स्त्रीलिंग। एक तैयार कर लीजिए, दूसरा अपने आप तैयार हो जाता है। टेक्निक